3 पे जाएंगे, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। लैंड रिसोर्सेज, तो लैंड रिसोर्सेज क्या हुआ? जहाँ पर हम लोग रहते हैं, लैंड वेयर वी लिव एंड परफॉर्म आवर एक्टिविटीज़। लैंड रिसोर्सेज आर लैंड रिसोर्सेज वेयर वी लिव, लैंड वेयर वी लिव, हम लोग जहाँ रहते हैं और अपना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। लाइक परफॉर्म आवर एक्टिविटीज़, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग को लैंड से मिलता है। वेजिटेशन को सपोर्ट्स करता है, सपोर्ट्स वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे ये वेजिटेशंस बोलते हैं इसको, सपोर्ट्स वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ ये जो लैंड पे ही है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस और एसेट्स फॉर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, एसेट्स फॉर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, सारा एसेट्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वाइल्ड लाइफ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हम लोग लैंड से, लैंड रिसोर्सेज में ही करते हैं। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज आर वेयर वी लिव एंड परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। natural resources for extract natural resources of utmost importance. Then wildlife, supports vegetations, transport and communications, and assets of finite magnitude, assets of finite magnitude. ठीक है, अब इंडिया पे चलते हैं। तो इंडिया में जो है 45% प्लेन है। इंडिया में 45% प्लेन, तो प्लेन है तो एग्री करेंगे। ठीक है, 45% प्लेन तो एग्री करेंगे। माउंटेन 30%, माउंटेन 30%, 30% माउंटेन, 30% माउंटेन। तो यहाँ से फिर रिवर आएगा, टूरिज़्म होगा। माउंटेन जो इंडिया का जो ज़्यादातर नदी जो है माउंटेन से ही आता है। आपका ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, गंगा, यमुना, ये सब जो सिंधु, इंडस, ये जो भी रिवर्स है ये सब हिमालय से आती है, माउंटेन से आती है। तो ये भी हम लोग के लिए यूज़फुल है माउंटेन्स। और जो 27% रेस्ट लैंड है ये प्लेट्यू है। 27% ये 27% प्लेट्यू है। तो यहाँ से मिनरल्स यहाँ से मिनरल्स आता है हम लोग के लिए, और फैक्ट्री वगैरह यहीं पे होता है ज़्यादातर। तो ये सारा जो भी लैंड है ये सब हम लोग यूज़ के लिए है, सब का यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग का लैंड जो यूटिलाइजेशन है, इस तरीके से हम लोग का लैंड बना हुआ है। जो हमारी कंट्री का जो लैंड है वो 45% प्लेन है, 30% माउंटेन है, 27% प्लेट्यू में है। ठीक है, अब जो लैंड है, लैंड को हम लोग यूटिलाइज किस ढंग से करते हैं, तो उसमें लैंड का यूटिलाइजेशन जो है, लैंड यूटिलाइजेशन में फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट है। तो वो तो फॉरेस्ट को रिजर्व एरिया बना दिए हैं, तो फॉरेस्ट का तो वो कुछ नहीं होना है, तो फॉरेस्ट। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लाइक बैरन लैंड, वेस्ट लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। ठीक है, बंजर भूमि, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर
कल्टीवेशन, ये सेकंड टाइप हो गया। अदर कल्टीवेटेड लैंड, अदर कल्टीवेटेड लैंड, अदर कल्टीवेटेड लैंड, ये अदर कल्टीवेटेड लैंड, अदर कल्टीवेटेड लैंड, अदर कल्टीवेटेड लैंड जो ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग, पास्चर्स, ये सब के लिए, जो चरवाहा के लिए, ग्रेजिंग मतलब चरवाहा, जो चरवाहे करते हैं, तो ग्रेजिंग, पास्चर, ये सब के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो लैंड, जो जिस ग्रोव्स, पास्चर्स, ग्रेजिंग, ग्रोव्स, जो लैंड जो है मोर देन 5 ईयर फॉर कल्टीवेशन, 5 साल पहले उसमें फसल हुआ था, ये 5 साल से ज़्यादा समय के लिए छोड़ देते हैं, खाली पड़ा है, मोर देन 5 ईयर्स अनकल्टिवेटेड, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स जो कल्टीवेशन उसमें नहीं हुआ है, तो ये आता है अदर कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। इसके बाद है फैलो लैंड, फैलो लैंड, ठीक है। फोर हो गया फैलो लैंड, फैलो लैंड, फैलो लैंड हम लोग बोलचाल में बहुत जगह सुने होंगे, परती जमीन, परती भूमि, परती, तो ये उसको फैलो लैंड बोलते हैं। तो फैलो लैंड क्या हुआ, जो करंट फैलो जो है वो 1 और लेस देन 1 ईयर में एक फसल उसमें हुआ, एक फसल हुआ, तो करंट फैलो बोलेंगे। एक साल में एक फसल, 1 एग्रीकल्चर, 1 कल्टीवेशन हुआ, 1 एक साल में एक कल्टीवेशन हुआ, तो ये करंट फैलो अभी परती है, ठीक है। और इसमें जो है, अब इसमें क्या था, अदर कल्टीवेटेड में 5 साल से ज़्यादा, तो इसमें जो है अदर फैलो में लिखेंगे, अदर फैलो लैंड में जो 5 साल, 1 साल से, अब 1 साल तक जो है वो करंट फैलो है, जो 1 साल के अंदर में खाली हुआ है, 1 साल के अंदर में खेती उसमें हुआ है, और 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, वो हो गया अदर फैलो लैंड, अदर फैलो लैंड। ये एक साल से ज़्यादा और 5 साल से कम जो खेती हुआ है, उसमें 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उसमें खेती हुए, लेकिन 5 साल से कम है, ये 2 साल 3 साल पे जो खेती कर देते हैं, तो वो अदर फैलो लैंड है, ठीक है। लेफ्ट कल्ट अदर फैलो लैंड, तो ये जो लैंड यूटिलाइजेशन का ये 4th हो गया। 5th हो गया नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, 5th नेट सोन एरिया। सोन मतलब जहाँ जिस ज़मीन पे खेती होता है, खेती वाला ज़मीन, तो नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हम उसको बोलते हैं कि जिस ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल हो एक साल में, एक से ज़्यादा फसल हो एक साल में, एक से ज़्यादा फसल हो एक साल में, नेट सोन एरिया। और इसमें अगर उसी ज़मीन को एक से ज़्यादा फसल हो रहा है, उसी ज़मीन को हम दोबारा से फिर, जैसे एक ये ज़मीन हो गया, कोई 1 एकड़ का ज़मीन है, इस पर हम लोग एक साल में 3 फसल करते हैं, तो ये ज़मीन जो है नेट सोन एरिया में होगा। लेकिन इसी ज़मीन को हम लोग इसमें 3 फसल किए, जब 3 बार फसल किए तो इसको दोबारा से काउंट कर लिए, अगला फसल में दोबारा से काउंट कर लिए, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जब नेट सोन एरिया जो है एक ही ज़मीन है, पर एक ही ज़मीन को हम दोबारा काउंट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा फसल हुआ है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमेशा नेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन का इस तरीके से इंडिया में यूज़ है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया।
लैंड यूज पैटर्न। तो लैंड यूज जो पैटर्न है, लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। जो ज़मीन का बनावट है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, ट्रेडिशंस, ये सब पे डिपेंड करता है हम लोग लैंड यूज़ जो कर रहे हैं किस ढंग से कर रहे हैं। लैंड का यूज़ के लिए ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। टोपोग्राफी जो ज़मीन का बनावट हो गया, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर में ट्रेडिशंस, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से ये सब हम लोग लैंड यूज़ में डिपेंड होता है। जो इंडिया का टोटल एरिया है, इंडिया का जो टोटल एरिया है 3 एरिया जो है अपने देश का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से अवेलेबल हमारे कंट्री के लिए 93% है, अवेलेबल है 93%, क्योंकि कुछ जो पार्ट है वो पीओके में है, चाइना ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ के बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसका पूरा तरीके से हम लोग जो यूटिलाइजेशन का पूरा नहीं कर पाए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट आसाम नॉट डन फुल्ली, उसको फुल्ली नहीं कर पाए हैं। और जम्मू कश्मीर का कुछ लैंड जो है वो पीओके में है, कुछ लैंड अक्साई चीन चाइना है। तो वो सब कुछ हटाने के बाद तो 93% जो है हम लोग लैंड अपने कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। जो जैसे लैंड का जो नेट सोन एरिया जो बताए थे, जो पूरा जहाँ पे एक साल में एक फसल से ज़्यादा हो, नेट सोन एरिया करीब करीब पंजाब हरियाणा में 80% है। पंजाब हरियाणा में 80% है नेट सोन एरिया। और यही नॉर्थ ईस्ट में आपका ये 10% हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में ये 10% हो जाता है। जो हम लोग का फॉरेस्ट है वो मिनिमम जो होना चाहिए, जो टोटल लैंड का वो 33% होना चाहिए, जो कि जो बेंचमार्क जो हम लोग कंट्री रखती है 33% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, जो डिज़ायर्ड लेवल से बहुत कम है, 33% के एरिया से बहुत कम है। जैसे जो नॉन एग्रीकल्चर में जो ज़मीन, जो लैंड रेलवे, रोड, ये सब में भी चले जाता है, तो वो सब को भी हम लोग अदर कल्टिवेटेड में ही लेते हैं, अदर कल्टिवेटेड में ही लेते हैं। जो वेस्टलैंड ये सब जो है फॉरेस्ट जो है मिलियन ऑफ पीपल के लिए, मिलियन, ये सब इस तरीके से ज़मीन का मतलब इस तरह से हो जाता है। जो फॉरेस्ट है वो 33% से कम है, जो कि इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजी मीन्स द बैलेंस बिटवीन द इंटर रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिलियन ऑफ पीपल जो है अपना लाइफलाइहुड अपना जीवनी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आपका रेलवे में जो ज़मीन चला जाता है, रोड में चला जाता है, वेस्ट लैंड है, रॉक, एरिड और डेजर्ट, ये सब जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड में रेलवे पे, रोड के लिए वेस्ट लैंड, रॉक, एरिड मीन्स बंजर और डेजर्ट, ये सब नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, जो कल्टीवेशन यूज़ ऑफ लैंड, जो हम लोग जो लैंड का यूज़ कर रहे हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से करते जा रहे हैं, इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड कर रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वो लैंड डिग्रेडेशन से बहुत सारा ये जो
लैंड का जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक लैंड रिसोर्सेज में लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसको पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जो लैंड है, लैंड वी गेट फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशंस, जो प्रीवियस जनरेशन से हम लोग को जैसा लैंड मिला है उस तरीके से जो है हम लोग को पास ऑन भी करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा, उसी तरह का अच्छा लैंड। ठीक है, जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़े थे, विदाउट डैमेजिंग दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट फॉर एंड ट्रांसफ़र द रिसोर्सेज टू आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग जो लैंड जो है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम लोग को उसके हिसाब से चलना है, फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रख के चलना है। जो 95% हम लोग का नीड है, जो भी फूड, शेल्टर, ये सब का जो भी 95% जो नीड है ह्यूमन का, वो लैंड से ही पूरा होता है, लैंड पर ही पूरा होता है 95% ऑफ नीड। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते लैंड जो है डिग्रेड कर रहा है, लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़, ओवर इरिगेशन, पंजाब और हरियाणा में ओवर इरिगेशन के चलते जो है लैंड डिग्रेड करता है, क्योंकि ओवर इरिगेशन के चलते मिट्टी जो है सॉइल बिकम्स एल्कलाइन और एसिडिक, लैंड बिकम एल्कलाइन और एसिडिक। जो अगर पानी में आपके एसिड जो है वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो लैंड जो है एसिडिक हो जाता है, या एल्कलाइन का मात्रा ज़्यादा है तो जो मिट्टी जो है सॉइल बिकम्स एल्कलाइन। ठीक है, तो लैंड डिग्रेड कर रहा है ओवर ग्रेजिंग के चलते, माइनिंग एक्टिविटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग बार बार ले रहे हैं, उसके चलते, ये सब के चलते लैंड डिग्रेड कर रहा है। एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये सब में ओवर ग्रेजिंग के चलते लैंड डिग्रेड किया। फिर ओवर इरिगेशन जो है पंजाब हरियाणा में बताएं, मिनरल प्रोसेसिंग, जो मिनरल प्रोसेसिंग जैसे ग्रेनाइट का हम लोग मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं, जो पत्थर का ग्राइंडिंग करते हैं, तो उससे डस्ट जो उड़ता है, तो वो जो मिट्टी जो हमारे लैंड में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो पोर्स को भर देता है, जिससे जो पानी जो है इनफिल्ट्रेशन करके जो है लैंड नीचे पानी जो ज़मीन के अंदर में नहीं जा पाता है, उससे जो है वो जो वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये सब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो ग्राइंडिंग करते हैं, स्टोन कटिंग करते हैं, ये सब से डस्ट जो है वो ऊपर जो हमारे सॉइल में वो परत बना के उसका परत बैठ जाता है और वो पोर सारे को भर देता है। इससे वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, क्योंकि ऊपर से सप्लाई तो नहीं आता है और नीचे से यूज़ बराबर चलता रहता है। तो ये सबसे आपका लैंड डिग्रेड कर रहा है। इंडस्ट्रियल सीवेज, जो इंडस्ट्रियल सीवेज है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जिससे जो है अगर उस वेस्टेज में एसिडिक हो, एल्कलाइन हो, ये एसिडिक हो या बेस हो, बेस टाइप बेसिक हो जो वेस्टेज है, तो उससे लैंड जो है एसिडिक, आइदर इट बिकम्स एसिडिक और बिकम एल्कलाइन, तो ये जो है लैंड डिग्रेड कर जाता है। तो हम लोग कुछ इसको जो है सॉल्व करने के लिए, वेज टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन, हम लोग को चाहिए एफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ लगाना। ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग है उसको लिमिट करना, उसका सही से यूज़ करना, लैंड को अच्छे से यूज़ करना। ग्रेजिंग, फिर जो बुशेस जो डेजर्ट एरिया में है, बुशेस, थॉर्नी बुशेस को उसको लगाना। फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल स्वेज, आपका जो इंडस्ट्रियल स्वेज है उसको सही से उसको डिस्चार्ज करना, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल स्वेज। ट्रीटमेंट प्लांट,
जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब अभी आप लोग भी देखे होंगे। जो नगर निगम का गाड़ी आता है, निगम का गाड़ी आता है वेस्टेज लेने के लिए, सॉलिड वेस्ट अलग, वो लिक्विड वेस्ट अलग अलग लेते हैं, सॉलिड वेस्टेज का फिर उसको रिसाइकिल करते हैं। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रीटमेंट प्लांट करने के लिए फिर जो वाटर को, जो वेस्टेज होता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट से वो जो उसका वाटर को साफ़ करके इरिगेशन पर्पज़ में यूज़ करते हैं, और वो जो उसका वेस्ट इंडस्ट्रियल सीवेज में जो वेस्ट हुआ उसका वाटर को प्यूरिफाई करके वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इधर बचे जो है उसको जैसा फिर फर्दर यूज़ में उसका जैसा वेस्टेज है उसका यूज़ करते हैं। रीयूज़, रिसाइकिल, अब पेपर है, ये सब है, ये सब जो है रिसाइकिल हो सकता है। तो इससे अगर रिसाइकलिंग करेंगे पेपर से तो बहुत सारा ट्री को नहीं काटना पड़े, क्योंकि जो पेपर का जो मेजर रिसोर्स है वो ट्री है, ट्री से ही पेपर आता है। अगर हम पेपर को रिसाइकलिंग करते हैं तो बहुत सारा ट्री को नहीं काटना पड़े, ठीक है। तो सॉइल इज़ एज ए रिसोर्स, सॉइल इज़ एज ए रिसोर्स, सॉइल जो है एक रिसोर्स है जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जो सॉइल जो है इसका 1 सेंटीमीटर बनने में, 1 सेंटीमीटर तैयार करने में करीब बहुत मतलब मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू मेक ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें बहुत सारा सॉइल का जो फॉर्मेशन है इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उसमें जो आपका जो डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो डिकम्पोज होकर ह्यूमस तैयार करता है, इट बिकम्स ए सॉइल, इट बिकम्स ह्यूमस दैट इज़ मिक्सड विद दिस सॉइल। तो ये सॉइल में ह्यूमस तैयार करता है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। और इनऑर्गेनिक प्रोसेस में जैसे रॉक, जो बेड रॉक है, माउंटेन है, उससे जो है वो टूट के, चट्टान टूट के वो क्रैक्स होके फिर वो तैयार होता है, उससे धीरे धीरे मिट्टी का तैयार होता है, तो वो इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो ये सब जो है सॉइल को तैयार होने में बहुत साल लग जाता है, ठीक है। तो इसमें वेरियस फोर्सेस जो है इन्वॉल्व होता है एक आपका सॉइल तैयार होने में, लाइक टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ये सब। इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है सॉइल के प्रिपरेशन में। जैसे जो आपको बताया, टेम्परेचर, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, रिवर्स, ये सब जो है सॉइल के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल है। तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन जो है उसमें उसका ये सब जो फैक्टर है, इसमें हर एक फैक्टर के चलते जो उसका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब जो है ये सब डिपेंड करता है। और इन सब के बेस पर जो उसका जो कलर, टेक्सचर, प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बेस पर हम लोग सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सॉइल इज़ क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटसेट्रा पे हम लोग सॉइल को क्लासिफाइड करते हैं। तो ये जो ये जो सॉइल फॉर्मेशन बोले, सॉइल एज ए रॉक, तो सॉइल जो है सॉइल एज ए रिसोर्स, इट्स फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, plants and decomposition of living organisms, it makes humus, and it after that it is mixed with the soil and soil forms. और इनऑर्गेनिक प्रोसेस हो गया जो पेरेंट रॉक, बेड रॉक, वोल्केनो, ये सब से जो तैयार होता है, तो वो इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो हम लोग इसके बाद जो है सॉइल टाइप, सॉइल जो क्लासिफिकेशन है उसको करेंगे, ठीक है।